नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी योद्धा की जिसे भारत ने सिर्फ आजादी के आंदोलन में एक साहसी नौजवान के रूप में नहीं बल्कि एक गहरे चिंतक, लेखक और विचारक के रूप में भी जाना। भगत सिंह। अक्सर भगत सिंह का नाम आते ही हमारे मन में उनके साहसिक कारनामे कौंधते हैं। असेंबली में बम फेंकना, अदालत में अंग्रेजों को चुनौती देना और फांसी के फंदे को भी मुस्कुराते हुए गले लगाना। लेकिन आज हम उनके उस रूप से रूबरू होंगे जिसे कम लोग जानते हैं। वो विचारशील क्रांतिकारी जिसने कलम से भी वही आग पैदा की जो उसने हथियारों से की। इस सीरीज में हम गहराई से बात करेंगे भगत सिंह के लिखे हुए पत्रों पर और उनके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे। भगत सिंह सिर्फ अपनी बंदूक के लिए नहीं बल्कि उससे ज्यादा अपने विचारों और गहन सैद्धांतिक चिंतन के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें क्रांतिकारी दार्शनिक या विचारवान क्रांतिकारी कहना सही रहेगा। आज का हमारा विषय है भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र बिवेयर, ये ब्यूरोक्रेसी या सावधान। इन नौकरशाहियों, ये कोई जेल से लिखा गया भावनात्मक पत्र नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी घोषणा, एक चेतावनी और एक वैचारिक दस्तावेज था जिसे 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या के ठीक अगले दिन लिखा गया। 18 दिसंबर 1928 की रात को भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे लाहौर की दीवारों पर चिपकाया ताकि पूरे शहर और ब्रिटिश शासन को एक साफ संदेश दिया जा सके। हमारे संघर्ष की जड़ें व्यक्तिगत बदले में नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक चेतना में है। ये पत्र उस समय लिखा गया जब भगत सिंह अंडरग्राउंड थे, गिरफ्तारी से बचते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। इसे उन्होंने द मोजंग हाउस डेन नामक सुरक्षित स्थान पर लिखा और इसकी एक प्रति भगत सिंह की खुद की हस्तलिपि में बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में सबूत के रूप में पेश की गई। ये पत्र केवल एक घटना का स्पष्टीकरण नहीं था, ये एक दार्शनिक घोषणा थी। इसमें साफ कहा गया कि भारत की आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि उन भारतीय अफसरों से भी है जो अपने ही लोगों के शोषण में हाथ बंटाते हैं। ये एक सीधा संदेश था भारतीय नौकरशाही को कि अगर वे अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहेंगे तो उन्हें भी जन क्रांति के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इस वीडियो में हम इस पत्र की एक एक पंक्ति का विश्लेषण करेंगे, इसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आज के भारत में इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो तैयार हो जाइए भगत सिंह को सिर्फ एक शहीद के रूप में नहीं बल्कि एक विचारक और उससे भी आगे बढ़ें तो एक विचार के रूप में जानने के लिए। चलिए आपको ले चलते हैं उस समय की ओर जब भारत में क्रांति केवल विचार नहीं, एक तेजस्वी लहर बन चुकी थी और इस लहर के केंद्र में था दिसंबर 1928 लाहौर। सबसे पहले समझते हैं जेपी सॉन्डर्स कौन था और क्यों भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने उसे मारने का निर्णय लिया। जॉन पैट्रिक सॉन्डर्स लाहौर का एक ब्रिटिश अफसर था, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। असल में भगत सिंह और उनके साथियों का लक्ष्य स्कॉट नामक पुलिस अधिकारी था जिसने 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की शांतिपूर्ण रैली पर बर्बर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। इस हमले में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही हफ्तों बाद उनका निधन हो गया। भगत सिंह ने कहा था लाला लाजपत राय की मृत्यु की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। लेकिन जब स्कॉट मौके पर नहीं मिला, गलती से सॉन्डर्स को निशाना बनाया गया जिसे स्कॉट समझकर गोली मारी गई। इस हत्याकांड के तुरंत बाद भगत सिंह और राजगुरु ने शहर की दीवारों पर क्रांतिकारी पर्चे चिपकाए जिसमें सॉन्डर्स की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इसके पीछे का राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट किया गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक वैचारिक युद्ध की शुरुआत थी। अब बात करते हैं मोजंग हाउस की, वो स्थान जहां ये पत्र लिखा गया। लाहौर के इस घर को HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने गुप्त अड्डा बना रखा था। यहाँ वे योजना बनाते, हथियार रखते और क्रांतिकारी साहित्य तैयार करते थे। 18 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या के एक दिन बाद इसी मोजंग हाउस में भगत सिंह ने अपने हाथों से ये पत्र लिखा बिवेयर, ये ब्यूरोक्रेसी। ये एक चेतावनी थी उन भारतीय पुलिस अफसरों और नौकरशाहों के लिए जो ब्रिटिश राज की कठपुतली बने हुए थे। ये पत्र भगत सिंह का सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक क्रांतिकारी घोषणा थी, एक वैचारिक अभियान की शुरुआत। इस पत्र को कई प्रतियों में तैयार किया गया और दिसंबर के 18 से 19 की रात को लाहौर की दीवारों पर चिपकाया गया। ये पत्र भगत सिंह की हस्तलिपि में लिखा गया था।
और आगे चलकर लाहौर षड्यंत्र केस में एक सबूत बना। सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर में एक अजीब सा सन्नाटा और हलचल दोनों देखी गई। ब्रिटिश प्रशासन हिल गया, पुलिस हरकत में आई, छापेमारी तेज हो गई और भगत सिंह की तलाश शुरू हो गई। लेकिन दूसरी ओर क्रांतिकारी खेमों और नौजवानों के बीच एक अलौकिक ऊर्जा दौड़ गई। पत्र के माध्यम से जो संदेश दिया गया था वो सीधा, स्पष्ट और आग लगाने वाला था। उसमें लिखा था, हमें आपसे कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, लेकिन अगर आप जनता के शोषण में साझेदार बनेंगे तो आपको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात आम जनता को झकझोर गई। कई लोगों ने भगत सिंह को सिर्फ एक हत्यारा नहीं बल्कि एक सोचने वाला क्रांतिकारी माना। वहीं मध्यम वर्ग और परंपरावादी कांग्रेस नेताओं के बीच इस घटना को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं थी। कुछ ने इसे उग्रवाद कहा तो कुछ ने इसे न्याय की पुकार। पर एक बात साफ थी, ये घटना और ये पत्र दोनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दे दिया। क्रांति अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक सचमुच का अभियान बन चुकी थी। बिवेयर, ये ब्यूरोक्रेसी एक साधारण पर्चा नहीं था। ये एक ऐसे युवा की आवाज थी जो कह रहा था, तुम चाहे भारतीय हो या अंग्रेज, अगर तुम अन्याय के पक्ष में खड़े हो तो तुम हमारी गोली के निशाने पर हो। इस पत्र की रचना, उसका प्रसार और जनता की प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर बताते हैं कि ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। अब तक की लड़ाई सिर्फ विरोध और धरने की थी, लेकिन अब सोची समझी सशस्त्र क्रांति भी इस संघर्ष का हिस्सा बन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं और भगत सिंह द्वारा 18 दिसंबर 1928 को लिखे गए पत्र का पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण करते हैं। ये पत्र सिर्फ एक घोषणा नहीं थी बल्कि उनके क्रांतिकारी दर्शन, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का दस्तावेज था। ये शुरू होता है इस क्रांतिकारी पंक्ति से, जेपी सॉन्डर्स इज डेड, लाला लाजपत राय इज अवेंज्ड। इस पंक्ति में भगत सिंह और उनके साथियों की क्रांतिकारी चेतना का पहला तेजस्वी स्वर फूटता है। ये पंक्ति केवल एक सूचना नहीं है, ये एक क्रांतिकारी उद्घोषणा है, एक प्रतिशोध जो अन्याय के विरुद्ध न्याय की पहली गर्जना है। जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजी शासन के आदेश पर लाठियां बरसाई गई तो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को चोट पहुंची थी। उस हत्या का बदला लेना एक राजनीतिक क्रूरता का जवाब देना था। लेकिन भगत सिंह के लिए यह सिर्फ बदला नहीं था, यह क्रांति की पहली जरूरत थी, अन्याय के खिलाफ एक नैतिक उत्तर। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये पंक्ति बताती है कि भगत सिंह किसी एक व्यक्ति के जीवन की नहीं बल्कि उस औपनिवेशिक व्यवस्था की जवाबदेही की बात कर रहे थे जिसने न्याय, संवेदना और मानवाधिकारों को सरेआम रौंदा था। अवेंज्ड यानी न्याय स्थापित किया गया है। यह संकेत देता है कि ब्रिटिश सत्ता के जुल्म का अब एक सधा हुआ उत्तर दिया जाएगा, भावनात्मक नहीं बल्कि वैचारिक और क्रांतिकारी। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक भारी बोझ को उतारने जैसा है। भगत सिंह जानते थे कि हिंसा का चयन आसान नहीं होता, लेकिन वे मानते थे कि जब सत्ता बधिर हो जाती है तो क्रांति की आवाज को बम और गोली से जगाना पड़ता है। ये कोई आवेशजन्य हत्या नहीं थी, ये एक ठंडी गहरी सोच से जन्मा कृत्य था जिसमें हमें कुछ बदलना है की आग थी। इस पंक्ति में हिंसा नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और उद्देश्य की स्पष्टता झलकती है। राजनीतिक रूप से यह पंक्ति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सीधा संदेश है। अब भारत चुप नहीं रहेगा, अब प्रतिरोध होगा, और वह भी संगठित, वैचारिक और साहसिक। भगत सिंह यहां एक संदेश दे रहे हैं कि अब आजादी की लड़ाई सिर्फ याचिकाओं या प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहेगी। अब जनता का रोष, बुद्धिजीवियों की चेतना और युवाओं का बलिदान एकजुट होकर इतिहास को मोड़ेंगे। ये पहली पंक्ति पूरे पत्र की दिशा तय करती है। ये क्रांति का शंखनाद है, एक चेतावनी, एक उत्तर और एक शुरुआत। Really, it is horrible to imagine that so lowly and violent hand of an ordinary police official, J.P. Saunders, could ever dare to touch in such an insulting with the body of one so old, so revered and so loved by 300 millions of people of Hindustan, and thus cause his death. इन पंक्तियों में भगत सिंह की क्रांति केवल एक राजनैतिक प्रतिशोध नहीं बल्कि एक नैतिक आक्रोश के रूप में सामने आती है। वे लिखते हैं, Really, it is horrible to imagine that so lowly and violent hand of an ordinary police official could ever dare. ये कोई सामान्य भावनात्मक टिप्पणी नहीं बल्कि औपनिवेशिक व्यवस्था की नैतिक गिरावट पर एक गहरी चोट है। भगत सिंह को इस बात पर क्षोभ है कि एक साधारण और क्रूर पुलिस अधिकारी को यह साहस कैसे हुआ
कि वो उस व्यक्ति लाला लाजपत राय को अपमानित कर सके, जो भारत के करोड़ों लोगों के लिए सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक थे। यहां सो ओल्ड, सो रिवियर्ड, सो लव्ड शब्दों का प्रयोग केवल भावनाओं को उभारने के लिए नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भगत सिंह इस घटना को व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्र के आत्मसम्मान पर हमला मानते हैं। इन पंक्तियों में भगत सिंह औपनिवेशिक सत्ता की मनोवृत्ति पर करारा प्रहार करते हैं कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत की नौकरशाही इतनी निर्लज्ज और अंधी हो चुकी है कि उन्हें यह भी भान नहीं रहा कि वे किसे लाठियों से पीट रहे हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि वो भारत की आत्मा पर एक गहरा घाव थी। दार्शनिक दृष्टि से ये पंक्ति औपनिवेशिक न्याय प्रणाली की असलियत को उजागर करती है कि उनके लिए कोई भी भारतीय, चाहे वो कितना भी आदरणीय क्यों न हो, केवल एक रुकावट है जिसे बलपूर्वक हटाया जा सकता है। भगत सिंह इस पंक्ति के माध्यम से यही बता रहे हैं कि जब सत्ता मानवता को भूल जाती है तो क्रांति अनिवार्य हो जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये भाग गंभीर व्यथा और अपमान का एहसास है। ये वो क्षण है जब भगत सिंह के भीतर बैठा विचारशील युवक ये समझता है कि अब केवल लेखन और भाषण से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है एक झटके की, एक प्रतिघात की, जो सत्ता को उसकी सीमा याद दिला दे। ये भाग न्याय, आत्मसम्मान और क्रांतिकारी चेतना, इन तीनों का संगम है और यहीं से शुरू होती है उस नई सोच की बुनियाद जो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि वैचारिक प्रतिरोध है। The youth and manhood of India was challenged by blows hurled down on the head of the India's nationhood, and let the world know that India still lives, that the blood of youths has not been totally cooled down, and that they can still risk their lives if the honor of their nation is at stake. And it is proved through this act by those obscure who are ever persecuted, condemned and denounced even by their own people. इन पंक्तियों में भगत सिंह ने भारत के युवाओं और पुरुषार्थ को एक सशक्त चेतावनी और प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया है। जब वे कहते हैं The youth and manhood of India was challenged by blows hurled down on the head of the India's nationhood, तो वे केवल लाठी के प्रहार की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे देश की स्वाभिमान और आत्मा पर हमला को इंगित कर रहे हैं। ये हमला भारत के युवाओं की संकल्प शक्ति, उनकी हिम्मत और देशभक्ति की परीक्षा था। यहाँ इंडियाज नेशनहुड का अर्थ है भारत की राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की आकांक्षा, जो एक व्यक्ति या एक घटना से कम नहीं है। जब ये आकांक्षाएं कुचली जाती हैं, तो वो सीधे युवाओं के मनोबल को चुनौती देता है। भगत सिंह इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ये चोटें भारत की चेतना को कुचल नहीं सकती। आगे वे कहते हैं एंड लेट द वर्ल्ड नो दैट इंडिया स्टिल लाइव्स, दैट द ब्लड ऑफ यूथ्स हैज नॉट बीन टोटली कूल्ड डाउन एंड दैट दे कैन स्टिल रिस्क देयर लाइव्स। ये पंक्ति युवाओं के जज्बे का जश्न है और दुनिया को एक स्पष्ट संदेश है कि भारत जीवित है, उसकी क्रांति की आग अभी भी जल रही है। यहाँ ब्लड ऑफ यूथ्स केवल शाब्दिक रक्त नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी जोश और बलिदान की भावना है जो ठंडी नहीं पड़ी। ये युवा अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है जब तक कि देश का सम्मान सुरक्षित रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगत सिंह इस साहस और समर्पण को उन ऑब्सक्योर या अनदेखे और शोषित युवाओं के कृत्य से प्रमाणित करते हैं, जो न केवल अंग्रेजी सरकार बल्कि अपने ही समाज द्वारा भी विरोध और निंदा के शिकार होते रहे। ये एक गहरी सामाजिक सच्चाई को उजागर करता है कि असली क्रांतिकारी हमेशा मुख्य धारा में नहीं होते, बल्कि वे वही होते हैं जो सबसे बड़े उत्पीड़न के बावजूद हिम्मत नहीं हारते। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रूप से ये भाग युवाओं की अडिग मानसिकता, साहस और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। ये बताती है कि भगत सिंह के लिए क्रांति केवल हथियारों की आवाज नहीं, बल्कि युवा चेतना की जागृति और देश के प्रति निष्ठा थी, जो किसी भी दमन से कभी न बुझने वाली लौ की तरह है। इस प्रकार ये भाग न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि एक चुनौती भी है उस हर युवा के लिए जो अपने देश के लिए खड़ा होना चाहता है। ये कहती है कि भारत की युवा शक्ति अभी भी जागृत और संघर्षशील है और इस आग को बुझाना मुमकिन नहीं। बिवेयर ये टायरेंट्स, बिवेयर, इन शब्दों की इस बेहद संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली पंक्ति में भगत सिंह ने पूरी औपनिवेशिक सत्ता और अत्याचारी तंत्र के लिए एक सीधा और सशक्त चेतावनी संदेश दिया है। बिवेयर ये टायरेंट्स, बिवेयर ये कोई सामान्य अलर्ट नहीं, बल्कि एक दूसरे चरण की क्रांति का आह्वान है। यहाँ टायरेंट से उनका तात्पर्य है उन सभी शासकों, नौकरशाहों और उन व्यवस्थाओं से जो देशवासियों को दबाते, सताते और उनके अधिकारों का हनन करते हैं।
भगत सिंह स्पष्ट कर रहे हैं कि अब दमन की वो सीमा पार हो चुकी है जहां सिर्फ सहन किया जा सकता है। उनका ये विवैर एक सावधान करने वाला अलार्म है कि अत्याचार और अन्याय की कीमत चुकानी होगी। दार्शनिक दृष्टि से ये पंक्ति शक्ति के केंद्रीकरण और निरंकुशता के प्रति विद्रोह की चेतना को दर्शाती है। भगत सिंह यहां एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहे हैं जहां अत्याचारी सत्ता की एकाधिकारवाद को चुनौती दी जाएगी। ये न केवल एक राजनीतिक बयान है बल्कि एक नैतिक और वैचारिक युद्ध का बिगुल भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये चेतावनी उन अत्याचारों के प्रति एक गहरा असंतोष और क्रोध जताती है जो लंबे समय से जनता पर थोपे जा रहे थे। ये पंक्ति जनता के अंदर छिपे हुए विद्रोह की चिंगारी को जगाने का काम करती है। सुनो अत्याचारी, तुम्हें अब और शोषित नहीं करने दिया जाएगा। ये शब्द भगत सिंह की निर्भीकता और दृढ़ संकल्प को भी उजागर करते हैं जो वे चाहते थे कि देश के हर युवा में हो। ये शब्द अपने भीतर एक आत्मविश्वास, साहस और जागरूकता का संचार करते हैं। इस तरह बिवेयर, ये टायरेंट्स, बिवेयर सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी उद्घोषणा है जो कहती है कि अत्याचार का दौर खत्म होने वाला है और स्वतंत्रता का सूरज जल्दी ही उगेगा। Do not injure the feeling of a downtrodden and oppressed country. Think twice before perpetrating such diabolical deed, and remember that despite Arms Act and strict guards against the smuggling of arms, the revolvers will ever continue to flow in if no sufficient at present for an armed revolt, then at least sufficient to avenge the national insults. इन पंक्तियों में भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन को सीधे तौर पर देश के दमन और उत्पीड़न के प्रति चेतावनी दी है। जब वे कहते हैं Do not injure the feeling of a downtrodden and oppressed country, तो वे भारत के उस गिराए गए, दबाए गए और अपमानित समाज की संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। ये एक भावुक और साथ ही सशक्त आग्रह है कि अत्याचार और दमन की हदें पार न की जाए, क्योंकि इस तरह के अपमान की कीमत बहुत भारी होगी। फिर वे कहते हैं Think twice before perpetrating such diabolical deed. ये एक मोरल अपील है कि अत्याचार करना केवल शारीरिक हिंसा नहीं है बल्कि ये देश की आत्मा पर वार है। भगत सिंह इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे कृत्य सिर्फ असंतोष और विद्रोह को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद उनका जिक्र होता है आर्म्स एक्ट और कड़े सुरक्षा इंतजामों का जो अंग्रेजों ने हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बनाए थे। लेकिन वे कहते हैं कि इन नियमों और बंदिशों के बावजूद द रिवॉल्वर्स विल एवर कंटिन्यू टू फ्लो इन, यानी देश के लोगों के हाथों में हथियार पहुंचते रहेंगे। ये एक अटल सत्य और चेतावनी है कि दबाए गए लोगों के अंदर छुपा विद्रोह शांत नहीं होगा, चाहे उस वक्त हथियारों की संख्या कम क्यों न हो। लेकिन क्रांति की भावना इतनी तीव्र होगी कि वो अगली लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहेगी। यहां भगत सिंह ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर अभी तो पर्याप्त हथियार नहीं है तो भी ये कम से कम राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए काफी होंगे। ये एक गहरा राजनीतिक संदेश है कि अत्याचार का जवाब मिलेगा, चाहे वो छोटी छोटी कार्रवाइयों से ही क्यों न हो। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पंक्ति एक अपरिहार्य संघर्ष और विद्रोह की बात करती है जो किसी भी दमन से दबाया नहीं जा सकता। ये संघर्ष केवल हथियारों का नहीं बल्कि देश के गौरव और सम्मान की रक्षा का भी है। इस प्रकार ये भाग अत्याचारी सत्ता के लिए एक मजबूत चेतावनी है कि वे भारत के अपमान और दमन की भावना को कभी हल्के में न लें, क्योंकि ये भावना क्रांति की आग में बदलने की कुव्वत रखती है। In spite of all the denunciations and condemnation, zero of their own kids and kins, and ruthless repression and persecution of the alien government, party of young men will ever live to teach a lesson to the haughty rulers. They will be so bold as to cry, even amidst the ragging storm of opposition and repression, even on the scaffold. Long live the revolution! इन पंक्तियों में भगत सिंह ने अपने साथियों की अडिग हिम्मत और अटूट संकल्प को बड़े ही भावुक और प्रेरक ढंग से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि चाहे उनके अपने परिवार वाले, अपने ही रिश्तेदार और समाज के अन्य लोग उन्हें निंदा करें और भर्त्सना करें, फिर भी वे युवा क्रांतिकारी अपने मिशन से कभी नहीं झुकेंगे। यहाँ डिनंसिएशंस एंड कॉन्डमनेशन ऑफ देयर ओन किड्स एंड किन्स का मतलब है कि कभी कभी क्रांतिकारियों को उनके अपने ही लोग समझ नहीं पाते, उन्हें गलत समझते हैं, परंतु इसके बावजूद वे अपनी आजादी की लड़ाई जारी रखेंगे। ये उस अकेलेपन और संघर्ष की भावना को दर्शाता है जो क्रांतिकारियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। इसके साथ ही वे बताते हैं कि ब्रिटिश शासन की निर्दयी दमन नीति और सतत उत्पीड़न के बावजूद ये युवा अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे।
यहाँ एलियन गवर्नमेंट का अर्थ है विदेशी दमनकारी शासन, जिसने भारत की जनता को लगातार दबाया और प्रताड़ित किया। सबसे खास बात यह है कि ये युवा इतने साहसी होंगे कि वे विरोध और दमन के सबसे प्रचंड तूफान के बीच भी, यहां तक कि फांसी के तख्ते पर भी, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लॉन्ग लाइव द रेवोल्यूशन, ये उद्घोष न केवल एक नारा है बल्कि एक जीवन दर्शन और आत्मा की पुकार है। यह दर्शाता है कि क्रांति उनके लिए केवल एक लड़ाई नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन, एक आदर्श और एक अमर भावना है। दार्शनिक दृष्टिकोण से यह पंक्ति दिखाती है कि भगत सिंह और उनके साथियों के लिए क्रांति कोई अस्थायी घटना नहीं बल्कि एक सतत और निर्विकार प्रक्रिया है जो किसी भी दमन से नहीं रुकेगी। उनकी क्रांति न केवल बाहरी सत्ता के खिलाफ थी बल्कि एक आंतरिक जागरूकता और चेतना का उदय भी थी। मनोवैज्ञानिक रूप से ये उनकी निर्भीकता, आत्म बलिदान की भावना और अडिग विश्वास को दिखाता है। वे जानते थे कि उनके खिलाफ बहुत बड़ा दमन होगा, लेकिन उनका साहस और विश्वास इतना गहरा था कि वे मौत को भी चुनौती देते थे। इस पंक्ति के माध्यम से भगत सिंह हमें ये संदेश देते हैं कि सच्ची क्रांति कभी मरती नहीं, वो सदैव जीवित रहती है और उसके लिए जीवन की कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। सॉरी फॉर द डेथ ऑफ अ मैन, but in this man has died the representative of an institution which is so cruel, lowly, and so base that it must be abolished. In this man has died an agent of the British authority in India, the most tyrannical of governments in the world. इन पंक्तियों में भगत सिंह ने अपने आंतरिक संघर्ष और नैतिक विवेक को बड़े ही स्पष्ट और गंभीर स्वर में व्यक्त किया है। जब वे कहते हैं सॉरी फॉर द डेथ ऑफ अ मैन, तो वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी भी मनुष्य के मरने का दुख होता है। ये उनकी मानवीय संवेदनाओं का परिचायक है जो उन्हें सामान्य अपराधियों से अलग करता है। लेकिन इसके बाद वे कहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ एक ऐसी संस्था का प्रतिनिधि भी मर गया है जो अत्यंत निर्दयी, नीची और घिनौनी है। ये संस्था ब्रिटिश शासन है जिसे भगत सिंह ने विश्व का सबसे अत्याचारी सरकार कहा है। यहां वे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि एक दमनकारी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का प्रतीकात्मक कार्य है। इन दिस मैन हैज डाइड एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया। इस पंक्ति में वे उस व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता का हथियार बताते हैं जिसने भारत के लोगों पर अत्याचार किया। ये केवल व्यक्तिगत हत्या नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कार्य है जो उस दमनकारी तंत्र को चुनौती देता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ये पंक्ति व्यक्ति और व्यवस्था के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। भगत सिंह के लिए कोई भी व्यक्ति तब तक एक शत्रु होता है जब तक वो एक दमनकारी तंत्र का प्रतिनिधि हो। उनके लिए व्यक्तिगत द्वेष से ऊपर उठकर सामूहिक न्याय की भावना सबसे महत्वपूर्ण थी। मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये उनके संकट और दुविधा को दर्शाता है। वे जानते थे कि हिंसा का मार्ग दर्दनाक है, लेकिन उसे एक बड़ी लड़ाई के हिस्से के रूप में देखना जरूरी है। इस पंक्ति में एक तरह का नैतिक संतुलन और न्याय संगत ठहराव है जो क्रांतिकारियों के लिए आवश्यक था। इस प्रकार यह वाक्य हमें यह समझाता है कि भगत सिंह की क्रांति केवल लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि उन क्रूर और अन्यायपूर्ण संस्थाओं के खिलाफ थी जो भारत को गुलामी में रखती थी। यही उनकी सोच को महान बनाता है। वे एक व्यक्ति की हत्या को एक उच्चतर उद्देश्य के लिए आवश्यक समझते थे ताकि दमनकारी प्रणाली का अंत हो सके। सॉरी फॉर द ब्लडशेड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बट द सैक्रिफाइस ऑफ इंडिविजुअल्स at the altar of the revolution that will bring freedom to all and make the exploitation of man by man impossible is inevitable. Long live the revolution. इन पंक्तियों में भगत सिंह ने मानव जीवन के प्रति गहरा सम्मान और साथ ही क्रांति के लिए बलिदान की अपरिहार्यता को बड़े ही स्पष्ट और साहसिक शब्दों में व्यक्त किया है। जब वे कहते हैं सॉरी फॉर द ब्लडशेड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो वे ये स्वीकार करते हैं कि किसी भी इंसान का खून बहना दुखद और संवेदनशील विषय है। ये उनकी मानवता और करुणा को दर्शाता है। लेकिन इसके बाद वे ये भी कहते हैं कि व्यक्तिगत बलिदान क्रांति के वेद मंत्र के समान है। ये बलिदान स्वतंत्रता की राह में अवश्यंभावी और अपरिहार्य है। वे ये स्पष्ट करते हैं कि जिस क्रांति का सपना भगत सिंह देख रहे थे वो न केवल राजनीतिक आजादी लाएगी बल्कि एक ऐसा समाज बनाएगी जहां मानव शोषण समाप्त हो जाए। ये विचार मार्क्सवादी और समाजवादी सिद्धांतों से भी मेल खाता है जिसमें वर्ग शोषण के अंत और समानता का संदेश निहित है। यहाँ ऑल्टर ऑफ द रेवोल्यूशन की संकल्पना महत्वपूर्ण है। बलिदान को एक पवित्र स्थान
और महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखा गया है। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत जीवितियां स्वतंत्रता और न्याय के लिए समर्पित हो सकती है, क्योंकि उनका उद्देश्य मानवता के लिए सर्वोच्च है। अंत में, लॉन्ग लाइफ द रेवोल्यूशन एक शौर्यपूर्ण उद्घोष है जो क्रांति की अमरता और उसकी निरंतरता की भावना को व्यक्त करता है। यह नारा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि क्रांतिकारियों के मनोबल, उनकी आस्था और उम्मीद का प्रतीक है। दार्शनिक दृष्टि से ये पंक्ति बलिदान, न्याय और समाज सुधार के बीच के गहरे संबंध को उद्घाटित करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये दिखाती है कि भगत सिंह और उनके साथी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए समर्पित कर चुके थे और उन्हें इस बलिदान में कोई अपराध बोध नहीं था। इस प्रकार यह भाग हमें यह सिखाता है कि क्रांति का मार्ग कठिन होता है, जिसमें व्यक्तिगत त्याग और समर्पण आवश्यक होते हैं, लेकिन ये त्याग समाज को एक नए युग में ले जाने का आधार होते हैं। साइंड बलराज, डेटेड 18 दिसंबर 1928। इस अंतिम भाग में हमें पत्र के लेखक का नाम और तारीख मिलती है, साइंड बलराज और 18 दिसंबर 1928। यहां बलराज भगत सिंह का एक छद्म नाम या कोड नेम था, जिसका उपयोग वे अपने क्रांतिकारी कामों में करते थे ताकि पहचान छुपा सके और सुरक्षा बनी रहे। तारीख और हस्ताक्षर के साथ ये पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है जो उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का साक्ष्य है। ये केवल एक पत्र नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी घोषणा और वैचारिक गवाह है। ये अंतिम हिस्सा हमें ये याद दिलाता है कि ये पत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक सक्रिय क्रांति की भावना और उस समय की ज्वलंत परिस्थितियों का प्रमाण है। इस प्रकार ये संपूर्ण पत्र हमें भगत सिंह की सोच, उनकी बहादुरी और उनकी प्रतिबद्धता का गहरा परिचय देता है। हम देखते हैं कि ये पत्र एक सूक्ष्म, योजनाबद्ध और विचारशील क्रांति का दस्तावेज है जो आज भी हमें सोचने और समझने पर मजबूर करता है। अब हम इस पत्र के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक धरातल की पड़ताल करेंगे। वो आंतरिक आग जिसने भगत सिंह को क्रांति की राह पर अड़िग रखा। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये क्रांति केवल बाहरी संघर्ष नहीं थी, बल्कि एक गहरी वैचारिक और मानसिक प्रक्रिया भी थी। वे केवल एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि एक विचारशील युवा थे जो अपने देश के भविष्य को लेकर गहराई से चिंतित थे। हिंसा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सबसे पहले भगत सिंह के मन में गहरा आक्रोश और न्याय के लिए लालसा थी। उन्होंने देखा था कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने देश की स्वतंत्रता और सम्मान को कुचला और खासकर लाला लाजपत राय के साथ हुए अन्याय ने उनके अंदर क्रांति की आग भड़काई। इस पत्र में वे सिर्फ सॉन्डर्स की हत्या का बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे शासन तंत्र की निर्ममता और अत्याचारों की निंदा कर रहे थे। फिलोसोफिकली भगत सिंह का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट और तर्कसंगत था। वे मानते थे कि जब सत्ता का दमन इतना गहरा हो कि किसी भी संवाद या शांतिपूर्ण प्रयास से न्याय न मिल सके, तब हिंसा और प्रतिरोध की आवश्यकता पैदा हो जाती है। उनका ये विचार पारंपरिक नैतिकताओं से ऊपर उठकर एक नए प्रकार के न्याय और आजादी की लड़ाई को दर्शाता है। हिंसा उनके लिए साध्य नहीं, जागृति का साधन था, पर फिर भी उनमें किसी की हत्या का मानसिक बोझ था। वे मानते थे कि किसी की हत्या दुखद है, लेकिन जब वो व्यक्ति क्रूर शासन का प्रतीक हो, तब ये कार्य क्रांतिकारी न्याय बन जाता है। ये एक अर्थपूर्ण बलिदान है जो समाज को झकझोरता है। उनका मूल विचार था व्यक्ति नहीं, व्यवस्था को समाप्त करना। इसलिए उन्होंने लिखा, सॉरी फॉर द डेथ ऑफ अ मैन बट ही वॉज एन एजेंट ऑफ टिरनी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वे जानते थे कि उनका कदम समाज में डर और असुरक्षा पैदा कर सकता है, लेकिन साथ ही ये भी जान गए थे कि ये एक जरूरी झटका था जो अंग्रेजों के अहंकार को तोड़ सकता था। वे अपने फैसले के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे, चाहे वो व्यक्तिगत खतरे में पड़े या आलोचना का सामना करना पड़े। इस बहादुरी में एक तरह का धैर्य और आत्मविश्वास छिपा था जो केवल गहरे विश्वास और उद्देश्य के कारण संभव था। उन्हें क्रांति का प्रचार चाहिए था, हिंसा का रहस्य नहीं। पत्र में उनकी भाषा और स्वर से स्पष्ट होता है कि वे केवल हिंसा को औजार नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक विचारधारा की अभिव्यक्ति, एक चेतावनी और एक आवाज के रूप में देखते थे। बिवेयर ये टायरेंट्स। बिवेयर जैसी चेतावनी न केवल अंग्रेजी हुकूमत के लिए थी, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए भी थी जो अत्याचार और अन्याय को सहते आए थे। भगत सिंह की ये चेतना कि युवा पीढ़ी कभी दमन के आगे झुकेगी नहीं
उनकी आत्मा की स्वतंत्रता और संघर्ष की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने अपने शब्दों में यह संदेश दिया कि देशभक्ति सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि क्रांतिकारी कर्मों का संयोजन है। भगत सिंह एक सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, एक दार्शनिक योद्धा थे। उनकी सोच में तर्क, न्याय, नैतिकता और बलिदान एक दूसरे से गुंथे हुए थे। उनका जीवन एक ही संदेश देता है, क्रांति केवल बंदूक से नहीं होती, विचार से होती है, और वही विचार अमर होता है। जब हम बिवेर, ये ब्यूरोक्रेसी जैसे क्रांतिकारी पत्र को पढ़ते हैं तो सवाल उठता है, क्या इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है? उत्तर है हाँ, पहले से भी अधिक। ये पत्र केवल ब्रिटिश साम्राज्य को चेतावनी नहीं था, बल्कि हर उस अत्याचारी सत्ता को ललकार था जो जनता को कुचलती है, आवाजों को दबाती है और न्याय को दबाकर स्थायित्व का भ्रम देती है। बिवेर, ये टायरेंट्स, ये आज भी उन ताकतों के लिए चेतावनी है जो लोकतंत्र के नाम पर दमन करते हैं। आज भी जब कोई नौजवान अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई पत्रकार सत्ता से सवाल करता है, जब कोई छात्र देश में बदलाव की मांग करता है, तो वो भगत सिंह की परंपरा को जीवित रखता है। आज देश में जब भी जन आंदोलनों की लहर उठती है, चाहे वो छात्रों का हो, किसानों का हो या महिलाओं का, भगत सिंह का नाम, उनकी तस्वीरें और उनके नारे मंच पर दिखते हैं। उनकी एक विशेषता थी, ये मानने में थी कि सिर्फ विरोध नहीं, विचार भी। वे नारेबाजी से आगे बढ़कर समाधान खोजते थे। उन्होंने सोशलिज्म, श्रमिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता पर पारदर्शी दृष्टिकोण दिया। यही कारण है कि आज के एक्टिविस्ट्स उनके लेख पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं और विचार आधारित संघर्ष की राह अपनाते हैं। दुर्भाग्यवश भगत सिंह की विरासत को आज कई बार राजनीतिक रंगों में रंगने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग उन्हें सिर्फ हिंसा के प्रतीक के रूप में पेश करते हैं, जबकि उनका असल संदेश था बौद्धिक क्रांति। कुछ दल उन्हें अपने पक्ष में उद्धृत करते हैं, पर उनकी विचारधारा के केंद्र में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और वर्गहीन समाज था, जो आज की राजनीति से अक्सर टकराता है। हमें यह समझना होगा कि भगत सिंह किसी एक दल के नहीं, पूरे राष्ट्र के विचारक थे। उनकी विचारधारा को संकीर्ण दायरे में बांधना उनके बलिदान का अपमान है। आज जब भारत एक नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है, तब भगत सिंह का ये पत्र हमें जागते रहने, सवाल पूछने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस देता है। भगत सिंह की क्रांति केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, वो हर अन्याय के खिलाफ थी, हर शोषण के खिलाफ थी। इसलिए आज भी जब कोई युवा कहता है इनकलाब जिंदाबाद, तो वो सिर्फ इतिहास नहीं दोहरा रहा, वो भविष्य की नींव रख रहा है। भगत सिंह ने कहा था, मैं ये मानता हूं कि एक महान उद्देश्य के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। साथियों, आज हमने जिस पत्र बिवेर, ये ब्यूरोक्रेसी का विश्लेषण किया, वो केवल कुछ पंक्तियों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक चेतावनी, एक दर्शन और एक जुनून है। भगत सिंह की सोच केवल क्रांतिकारी हथियारों तक सीमित नहीं थी, वो दार्शनिक, तार्किक और गहरी नैतिक समझ से जुड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत ऊंची करनी होगी। आज जब अन्याय, शोषण और चुप्पी चारों ओर है, क्या हम उस ऊंची आवाज बनने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जो आज के भारत में क्रांति का सही अर्थ समझना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां हम हर वीडियो में इतिहास को विचारों की दृष्टि से सामने लाते हैं। ये केवल इतिहास नहीं है दोस्तों, ये वो चेतना है जो आज भी जिंदा है, और जब तक ये चेतना जीवित है, इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं, एक कर्तव्य है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जहां हम भगत सिन्हा के एक और पत्र या लेख में गहराई से उतरेंगे। धन्यवाद।